बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड क्लिनिकल केयर। अब आते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पहले हम रीड करेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज़ अ सेट ऑफ कंडीशन इन विच प्रोफेशनल जजमेंट concerning a primary interest tend to be unduly influenced by a secondary interest। अब इस डेफिनेशन में चार चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोफेशनल जजमेंट, फिर प्राइमरी इंटरेस्ट, फिर अनड्यूली इन्फ्लुएंस और फिर सेकेंडरी इंटरेस्ट। देन वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट दिस डेफिनेशन। प्रोफेशनल जजमेंट ये है कि आप कहीं पे एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जैसे आप प्रोफेशनल रिसर्च कर रहे हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट एज अ प्रोफेशनल रन कर रहे हैं, या एज अ प्रोफेशनल आप क्लिनिशियन हैं, आप क्लिनिकल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप एकेडमिशियन हैं, आप रिसर्च भी कर रहे हैं और आप एजुकेशन भी कर रहे हैं। तो जो आप जजमेंट देते हैं तो उसको फिर कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है। प्राइमरी इंटरेस्ट और सेकेंडरी इंटरेस्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अनड्यूली इन्फ्लुएंस को डिस्कस करेंगे। अनड्यूली इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि अनजस्टिफाइड इन्फ्लुएंस, इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस, इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस, यानी कि 22 तरीके से जब कोई सेकेंडरी इंटरेस्ट प्राइमरी इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है तो हम इसे कहते हैं अनड्यूली इन्फ्लुएंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी इंटरेस्ट एंड सेकेंडरी इंटरेस्ट? ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि एक फिजिशियन है या एक क्लिनिशियन है, तो उसके जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो ये है कि वो जो पेशेंट है उसके वेलबींग के लिए जितने भी स्टेप्स एडवाइस करता है तो ये उसके प्राइमरी इंटरेस्ट है या ये उसकी प्राइमरी ऑब्लिगेशन है। ठीक है। या अगर रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लें तो जो साइंटिफिक नॉलेज है जो आप किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट से ड्रॉ करते हैं तो वो जो है आपके प्राइमरी इंटरेस्ट है या वो आपके प्राइमरी ऑब्लिगेशंस हैं कि जो साइंटिफिक फाइंडिंग है, जो रिजल्ट्स हैं, वो आपके प्राइमरी इंटरेस्ट हैं। ठीक है। सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या है? सेकेंडरी इंटरेस्ट ये है कि कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपको आपके प्राइमरी इंटरेस्ट से बाहर कोई बंदा ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एज अ क्लिनिशियन केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को। ठीक है। आपको कोई कंपनी ऑफर करती है कमीशन या शेयर या कोई भी फाइनेंशियल गेन किसी भी तरीके से, और आप इरेशनल अनजस्टिफाइड वे में पेशेंट के लिए कोई चीज़ एडवाइस करते हैं, तो जो सेकेंडरी इंटरेस्ट थे, जो फाइनेंशियल गेन जो था आपको, जो कंपनी से, फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से आपको ऑफर हुआ था, उसने आपके प्राइमरी इंटरेस्ट को अनड्यूली अनजस्टिफाई इन्फ्लुएंस किया। आपने पेशेंट को इरेशनल एडवाइस की, कोई मेडिसिन, कोई प्रोसीजर, कोई टेक्नोलॉजी, तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी इंटरेस्ट जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, तो इसलिए इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। या आप रिसर्चर हैं, आप एज अ रिसर्चर कोई टेक्नोलॉजी जो है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं और आपको कंपनी जो है वो इस तरह का कोई फाइनेंशियल गेन किसी भी वे में ऑफर करता है, और आपकी जो साइंटिफिक फाइंडिंग है, जो आपके प्राइमरी इंटरेस्ट हैं, आप साइंटिफिक फाइंडिंग को मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डेटा को अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ दैट कंपनी, तो आपके सेकेंडरी इंटरेस्ट जो है वो अनड्यूली आपके प्राइमरी इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अब अच्छा, सिर्फ फाइनेंशियल गेन भी जो है वो सेकेंडरी इंटरेस्ट नहीं है, फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। ठीक है। या पर्सनल प्रेस्टीज भी हो सकता है कि सोसाइटी में आपका प्रेस्टीज बने किसी पर्टिकुलर फाइंडिंग्स देने से या कोई पर्टिकुलर काम करने से, तो आप पर्सनल प्रेस्टीज के लिए जो आपका सेकेंडरी इंटरेस्ट बनता है, आप अपने प्राइमरी इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं अनड्यूली वे में। या आपकी एकेडमिक रिकग्निशन है या प्रमोशन है, जो आपके सेकेंडरी इंटरेस्ट बनते हैं, उसके लिए आप अपने प्राइमरी इंटरेस्ट जो है उसको अनड्यूली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इट इज़ नॉन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन रीड करते हैं। So conflict of interest is a set of condition in which professional judgment concerning primary interest
tend to be unduly influenced by a secondary interest. ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी इंटरेस्ट जो है फाइनेंशियल या फिड्यूशरी इंटरेस्ट भी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मैं यहाँ इस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। आउटसाइड एक्टिविटीज सच एस कंसल्टिंग है, गिफ्ट है, अदर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री है, ऑल हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट रियल और परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट with one's patient care, research, teaching और other responsibilities at partner. यहाँ एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि these all have the potential to create real or perceived conflict of interest. So what do we mean by real and perceived conflict of interest? Real conflict of interest ये है कि रियली जो सेकेंडरी इंटरेस्ट आपके थे उसने आपके प्राइमरी इंटरेस्ट को अनड्यूली इन्फ्लुएंस किया, तो इसको हम कहते हैं रियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आपके सेकेंडरी इंटरेस्ट ने आपके प्राइमरी इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं किया, लेकिन जो जनरल पब्लिक थी उसने ये परसीव किया, वहाँ पे ये परसेप्शन क्रिएट हुआ कि सेकेंडरी इंटरेस्ट जो थे इसने प्राइमरी इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस किया है, तो फिर हम इसको कहते हैं परसीव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि रियल में नहीं है, रियल में सेकेंडरी इंटरेस्ट आपके प्राइमरी इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, लेकिन परसेप्शन ये बन रही है जनरल सोसाइटी में, तो इसलिए हम इसको फिर परसीव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जो पेशेंट केयर में भी हो सकते हैं, रिसर्च में भी हो सकते हैं, टीचिंग में भी हो सकते हैं, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट पार्टनर। एट पार्टनर से मतलब ये है कि जो आपकी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आपके प्राइमरी इंटरेस्ट है, तो उसको हम पार्टनर कहेंगे। तो यानी कि दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके प्राइमरी इंटरेस्ट के तहत, जो आप सेकेंडरी इंटरेस्ट जिसको अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। जनरली स्पीकिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट कुड बी अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। अच्छा, ये नहीं है कि इन तीनों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ अराइजिंग अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पहला ये है कि एन इंडिविजुअल हैज़ द अपॉर्चुनिटी कि वो अपने प्राइमरी पोजीशन को, यानी कि जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो पोजीशन उसको मिली है उसको यूज़ करे फॉर पर्सनल फाइनेंशियल गेन, या किसी और कंपनी को इस तरह बेनिफिट दे कि वहाँ पे उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, मतलब उसके शेयर्स हो, उसके किसी दोस्त के, भाई के, किसी फैमिली मेम्बर के शेयर्स हो, या उसकी वहाँ पे कोई उसे गिफ्ट हो या कंसल्टेंसी फ़ी हो। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि व्हेन आउटसाइड फाइनेंशियल अदर इंटरेस्ट, यानी कि आउटसाइड का मतलब ये है कि आपके प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आपके जो फाइनेंशियल या दूसरे इंटरेस्ट है वो इनअप्रोप्रिएटली आपके वेज ऑफ ड्यूटीज़ को, वेज ऑफ परफॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्फ्लुएंस करे। ओके, may inappropriately influence the way in which an individual carried out his or her partner's responsibilities, यानी कि his or her responsibilities at primary organization। तो एक तो ये रास्ता भी है। तीसरा रास्ता ये है कि when an individual outside interest otherwise may cause harm to partner reputation, staff और patient, कि जो आपके प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके रेपुटेशन को, वहाँ के स्टाफ को या वहाँ के पेशेंट को आप हार्म करें बिकॉज ऑफ योर सेकेंडरी इंटरेस्ट आउटसाइड फ्रॉम दैट प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर द 3 मोस्ट कॉमन वे वेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज। अच्छा, अब ये है कि वाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये एक एग्जाम्पल है फिजिशियन की, कि जो फिजिशियन है तो अगर उसको वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है तो वो ट्रस्ट को डैमेज कर रहा है। जो पेशेंट और फिजिशियन के बीच या पेशेंट और क्लिनिशियन के बीच जो ट्रस्ट है तो वो उस ट्रस्ट को डैमेज करता है अगर क्लिनिशियन या फिजिशियन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है वो तो रिलाई करता है फिजिशियन के इस कमिटमेंट पे कि वो पेशेंट का केयर करेगा, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो क्लिनिशियन या फिजिशियन जो है वो जो भी स्टेप्स लेता है वो सिर्फ पेशेंट की बेहतरी की वजह से लेता है, उसकी कोई भी और मोटिव नहीं होता पेशेंट की वेलबींग के अलावा।
ठीक है। अब अगर पेशेंट ये परसीव कर ले कि उसका क्लिनिशियन या उसका फिजिशियन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन में है, अब अगर फिजिशियंस का जो विल है वो इन्फ्लुएंस है या इन्फ्लुएंस नहीं है सेकेंडरी इंटरेस्ट से, लेकिन जो उसका पेशेंट है वो ट्रस्ट लूज कर लेगा। और इसी तरह से सिर्फ फिजिशियन नहीं बल्कि होल प्रोफेशन जो है उसके अगेंस्ट लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट रूल आउट सेफ गार्ड नॉट ओनली द ट्रस्ट ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट इन देयर फिजिशियन बट आल्सो द पब्लिक ट्रस्ट इन द मेडिकल प्रोफेशन। और अगर यही एग्जाम्पल आप रिसर्च में लें तो अगर एक दफ़ा रिसर्चर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आते हैं और ये परसेप्शन बनता है, परसीव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अराइज होते हैं, और जनरली लोग ये परसीव करते हैं कि जो प्राइमरी इंटरेस्ट है, जो रिसर्च के फाइंडिंग है, उसको सेकेंडरी इंटरेस्ट जो फाइनेंशियल गेन या एनी अदर थिंग्स जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो रिसर्च की फाइंडिंग्स पे तो लोगों का भरोसा ही नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है और ड्रग की एफिकेसी को इवेल्युएट किया जाता है, तो कौन जो है वो तैयार होगा, वो ये यकीन करेगा कि ये ड्रग की एफिकेसी वाकई में ट्रू है और ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है ये सही हुआ है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये है कि हाउ शुड आई अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह अप्रोच करेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन अफेयर। इसी तरह मेडिसिन और साइंस में भी है, ठीक है। ये नहीं है कि ये सिर्फ मेडिसिन और साइंस में है, ह्यूमन अफेयर के हर एस्पेक्ट्स में आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। Thus, there is also nothing inherently unethical in finding oneself in a position of conflict of interest. तो इसलिए अगर कोई बंदा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है तो ये कोई अनएथिकल बात नहीं है, ये कोई मॉरल फेल्योर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब अराइज होते हैं? प्रॉब्लम तब अराइज होते हैं जब कोई बंदा जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं करता और फिर उसको एड्रेस नहीं करता, तो फिर जाके उसे प्रॉब्लम अराइज होते हैं। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको ये अवेयरनेस हो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से अराइज होते हैं। और दूसरी बात ये है कि वन मस्ट रियलाइज नॉट ओनली दैट one may be influenced but also that public perception of influence may harm trust in clinical care and research। तो आपने अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये भी देखना है कि अगर रियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो आपने परसीव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी रोकना है, क्योंकि उससे भी जनरल सोसाइटी जो है उसका ट्रस्ट जो है वो लूज़ होता है, ठीक है। अब एक्नॉलेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट अ कन्फेशन ऑफ मोरल फेल्योर, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सेकेंडरी इंटरेस्ट। ये एक रियलिस्टिक असेसमेंट है, ये कोई मॉरल फेल्योर नहीं है कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अगर डिक्लेयर करते हैं तो ये आप एक अच्छा काम करते हैं, कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात ये है कि रिलायंस और इंडिविजुअल इंटीग्रिटी इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट। अक्सर ये है कि हम ये कहते हैं कि भाई अगर किसी की इंडिविजुअल इंटीग्रिटी है तो हम ये समझते हैं कि उस सेकेंडरी इंटरेस्ट जो है उसके प्राइमरी इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। दो के इंडिविजुअल इंटीग्रिटी नेसेसरी है लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। आपने लाजमन लेजिस्लेशन करनी है, कानून साजी करनी है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लीगलाइज करने के लिए, उसको पॉलिसी में डालने के लिए। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल इंटीग्रिटी पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें इस चीज़ के लिए लेजिस्लेशन भी करनी होगी, जिस तरह बहुत सारे ममालिक ने की है और पाकिस्तान में भी किसी हद तक जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे लॉ मौजूद है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड द पोटेंशियल फॉर रियल और परसीव्ड हार्म, several strategies are available: disclosure, system of review and authorization and prohibition। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको लीगलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे डिस्क्लोज़र हैं कि आप सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करें कि जो एनालिस्ट हैं उसके एम्प्लॉयर के साथ क्या रिलेशन है, रिसर्च कंपनी के साथ क्या रिलेशन है, फंडिंग कहाँ से हुई है और किसने कितनी फंडिंग की है, किस ज़रिए से की। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज़ करनी होगी ताकि आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ जाए। इसी तरह सिस्टम ऑफ रिव्यू एंड ऑथराइजेशन है, प्रोहिबिशन है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को
के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जो अनड्यूली इन्फ्लुएंस है उस इन्फ्लुएंस को मिटिगेट करने के लिए ये सारे तरीके यूज़ होते हैं। आई होप कि आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ये मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकॉन को हिट नहीं किया तो बेल आइकॉन को भी हिट कर लें, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमानिल्लाह।